हेलो बच्चों, क्लास 9 के सेल चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इन ह्यूमन बॉडी द सेल्स आर ऑफ many different sizes and shapes, but internally all the cells are alike to each other. मीन्स अंदर से उनके सभी सेल ऑर्गेनल्स एक जैसे होते हैं, भले वे बाहर से किसी भी शेप और साइज की क्यों ही ना हो। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं जो सेल्स हैं, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल इन द होल वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल्स, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। तो लार्जेस्ट पूछा जाएगा यानी सबसे बड़ा, तो आप ऑस्ट्रिच एग पर टिक करेंगे। और लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा सेल वो होता है नर्व सेल। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है और इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, जिसका मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर हम आते हैं स्मॉलेस्ट सेल पर। तो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो मेल में तो होती है स्पर्म्स और फीमेल में होती है जो फीमेल एग या ओवम होता है, वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। नेक्स्ट है सेल विदाउट न्यूक्लियस। वैसे तो बच्चों कोई भी सेल न्यूक्लियस के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, बट यू कांट इमेजिन देयर आर टू सेल्स विच एग्जिस्ट विदाउट न्यूक्लियस एंड दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्लांट्स में कौन सी होती है? सीव्स ट्यूब, जो कि फ्लोएम में पाई जाती हैं। और एनिमल्स में कौन सी होती है? आरबीसी, जो हमारे ब्लड सेल का एक पार्ट है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बच्चों, जो एक सेल होती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स से मिलकर बनी होती है। तो इधर इट इज अ प्लांट सेल और अ एनिमल सेल। देयर आर थ्री मेन सेल ऑर्गेनेल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। फर्स्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इन शॉर्ट इसे हम पीएम या सीएम से भी डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। थर्ड होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इन विच ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन इट। क्लियर? तो ये तीन जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। बट इन प्लांट सेल क्या होता है बच्चों? जो प्लांट सेल होती है, सपोज कीजिए ये एक प्लांट सेल मैं बना रही हूं। प्लांट सेल को आप रेक्टेंगुलर शेप में बना सकते हैं, जैसा बुक में दिया, जरूरी नहीं आप वैसे ही बनाएं। तो इस प्लांट सेल में ये तो हो गई आपकी पीएम। इसके अलावा एक और आउटर कवरिंग होती है, मीन्स एक्स्ट्रा उसको सिक्योरिटी देने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो ये थ्री जो हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये दोनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड रहते हैं उनमें कौन कौन से हैं? एक तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर से भी डिनोट कर सकते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि इसका नाम बहुत लंबा है। सेकंड होता है गोल्गी एपेरेटस। थर्ड है लाइसोसोम्स। फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। फाइव है आपका प्लास्टिड्स एंड सिक्स्थ है वैक्यूल्स। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन एंड वी कैन राइट देम पीएम और सीएम, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब जब ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है तो इसका मेन काम क्या होता है? एक तो प्रोटेक्शन होता है और ये क्या करती है? सेपरेट करती है एक सेल को दूसरी सेल से।
और ये इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से भी सेपरेट करने का काम करती है। ये जो होती है ना एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस को जिनको सेलेक्ट करती है उनको ही अलाउ करती है अंदर आने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। और ये किससे मिलकर बनी होती है? ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो अगर हम इसका फंक्शन देखें तो फंक्शन इसका मेन क्या है? प्रोटेक्शन है। और इसका एक मेन फंक्शन है, इट अलाउज द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2 बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चों? एक तरह का मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इन केस सपोज इट इज अ सेल, और इस सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, लोअर हो रहा है, और बाहर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा? बाहर हायर कंसंट्रेशन से CO2 अंदर आएगी और ऑक्सीजन जो है अंदर से बाहर को जाएगी। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ये किस प्रोसेस से होता है? ये होता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से, जब हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों एक प्रोसेस है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यानी कि सब्सटेंसेस का, पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। मीन्स जैसे आपने अपने किसी रूम में अगरबत्ती जलाई और दूसरे रूम में बैठे कोई भी इंसान को उसकी खुशबू तुरंत आ गई, तो ये कैसे आई? ये आई थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि जहाँ पर अगरबत्ती जली हुई थी वहाँ पर उसकी जो खुशबू थी, उसके पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो उसने क्या करा? मूवमेंट स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इससे एक जगह पर अगर हम कोई भी फूड बना रहे हैं, जैसे हलवा बना रहे हैं, कोई भी आपके घर में गेस्ट आया एकदम से, उसने आते कहा कि आपके किचन में तो हलवा बन रहा है, तो उसको कैसे पता चला? तो ये पता चलता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे हमने परफ्यूम स्प्रे करा और उसकी खुशबू बाहर तक जाती है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाती है। अब यही अगर डिफ्यूजन की प्रोसेस में, डिफ्यूजन जो होता है मेनली जैसे होता है आपके लिक्विड्स में या गैसेस पार्टिकल्स में ही ज़्यादा होता है। और जो ऑस्मोसिस होता है ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स, यू नो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इस पर बहुत फोकस करिए आप कि ऑस्मोसिस है एक टाइप का ही, डिफ्यूजन का केस ही होता है ये भी। इसमें भी जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ऑस्मोसिस है डिफ्यूजन ही। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है एंडोस्मोसिस एंड एक होता है सेकेंड वन इज एक्सोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस में क्या होता है? जब वाटर यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेल के अंदर एंटर करते हैं तो क्या होता है? एज ए रिजल्ट सेल विल स्वेलन अप। सेल फूल जाती है जब उसके अंदर पानी जाता है, उसको कहते हैं एंडोस्मोसिस। एंड द अनदर प्रोसेस इज एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर जो होता है उस सेल से बाहर की तरफ मूव करता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? सेल विल श्रिंकन डाउन। सेल जो होगी वो आपकी सिकुड़ जाएगी। तो आई थिंक ये दोनों प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। और इसमें डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो डिफरेंस आपके सामने क्लियर है, इन्हें आप टेबल बनाकर एक तरफ डिफ्यूजन लिखिए, एक तरफ ऑस्मोसिस लिखिए और इनका डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हैं। Now we will study about three type of solution.
there are three type of solution which will we study in this class. इन सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो है आपका शुगर और सॉल्वेंट है वाटर. बच्चों वाटर जो होता है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है जिसमें हम कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं. तो हम एक पॉट लेते हैं और उसमें हम वाटर रखते हैं और उसमें हम जब कोई भी सेल सच एज रेजिन्स, एप्रिकॉट कुछ भी जब आप डालते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि उसके बाद हमारी सेल स्वेल हो गई है, मतलब फूल गई है. तो इसका रीज़न क्या होता है और ये कब होता है? ये उस केस में होता है जब जो हमारा सराउंडिंग मीडियम होता है ऑफ द सेल उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. वाटर से मतलब क्या है आपका सॉल्यूट, मीन्स वो जो सराउंडिंग मीडियम का जो लिक्विड पार्ट है वाटर है वो डाइल्यूट फॉर्म में है. डाइल्यूट फॉर्म कब मानी जाती है? जब उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. और उसमें शुगर, शुगर क्या है हमारा सॉल्यूट. सॉल्यूट वो होता है जो जिसको हम घोलते हैं सॉल्वेंट में, जो कम क्वांटिटी में होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट. तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट की ज़्यादा है, तो वो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है. तो ऐसे केस में क्या होता है जब बाहर पानी ज़्यादा है अंदर पानी कम है, तो अभी हमने पढ़ा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन हो गई. अब ये रेजिन की जो चारों तरफ की जो एक वॉल है वही तो सेल मेम्ब्रेन होती है, मीन्स वही तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो इसमें कौन सी प्रोसेस हुई? जब सेल स्वेलअप हो गई यानी एंडोस्मोसिस होती है. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हाइपो से आप एक याद करने के लिए कर सकते हैं, हाइपो मीन्स हिप्पो. तो हिप्पो तो आपको पता है हिप्पोपोटामस जो होता है कितना एक टाइप से हेल्दी और मोटा एनिमल होता है और जो पानी में रहता है. क्लियर? तो आप उससे याद कर सकते हैं कि हाइपो माने हिप्पो. तो हिप्पो के केस में क्या होता है सेल स्वेलन अप हो जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस. सेकंड नंबर का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो इस सॉल्यूशन में क्या होता है जो सराउंडिंग मीडियम होता है सेल के चारों तरफ का उसमें सेम वाटर कंसंट्रेशन होता है जितना कि सेल के अंदर होता है. तो उसमें क्या होता है नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, मतलब जितना वाटर सेल के बाहर जाता है उतना ही वाटर वापस सेल के अंदर आता है. तो जो नेट मूवमेंट होता है वाटर का वो सेम रहता है. तो इसमें ना ही तो सेल स्वेलन अप होती है ना ही वो श्रिंकन डाउन होती है. क्लियर? तो वो सेम साइज की ही बनी रहती है. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. थर्ड टाइप का जो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर में क्या होता है कि जो सराउंडिंग मीडियम होता है सेल का उसमें वाटर की कंसंट्रेशन तो कम होती है और शुगर की ज्यादा होती है. मतलब एज अ सॉल्यूशन जैसे आप एक सिंपल वाटर ले लीजिए तो सिंपल वाटर तो हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब उसी वाटर में अगर आपने शुगर बहुत सारे 3-4 चम्मच शुगर आपने जब डिसॉल्व कर दी देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. तो इस केस में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो सेल से बाहर की तरफ जाने लगता है क्योंकि बाहर क्या है पानी कम है अंदर पानी ज्यादा है. तो अंदर से बाहर की ओर वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड एज ए रिजल्ट द सेल विल लूज वाटर और सेल विल श्रिंक. सेल सिकुड़ जाती है. तो ये जो तीनों तरह के जो सॉल्यूशन है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन पर बेस्ड बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे इन तीनों सॉल्यूशन की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है और कोई भी सेल लेकर जैसे रेजिन, ड्राई एप्रिकॉट हो गया, डी शेल्ड एग है, ये 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं. एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है कि आरबीसी, व्हेन वी पुट आरबीसी इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन व्हाट विल हैपन, व्हेन वी पुट आरबीसी इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन व्हाट विल हैपन. तो इन सभी केसेस में डी शेल्ड एग हो गया, रेजिन्स, ड्राई एप्रिकॉट या आरबीसी, इन सभी के केसेस में बच्चों मैं तो आपसे कहूंगी आप एक केस को लर्न कर लो.
तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो कुछ होता ही नहीं है, और हाइपर जो होगा वो हाइपो का जस्ट अपोजिट होता है। तो इन सभी केसेस में क्या होगा, जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे, रखेंगे, तो सेल विल स्वेलन अप, सेल फूल जाएगी। तो हाइपर में उसका जस्ट अपोजिट होता है, आइसोटोनिक में तो कोई भी रिजल्ट नहीं आता, मतलब सेल विल स्टे द सेम साइज। तो ये आपको मैंने याद करने का एक तरीका बताया है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बच्चों एक प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, उसकी वजह से प्रोसेस होती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो एनिमल्स होते हैं, मेनली यूनिसेलुलर एनिमल्स सच एज अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा आप किसी भी शेप का बना लीजिए, तो अमीबा की ये सपोज कीजिए अमीबा इसका न्यूक्लियस है। तो जब इसके कांटेक्ट में कोई भी फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा क्या करता है, अपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फूड के चारों तरफ सराउंड कर लेता है फूड को। तो ये किसकी वजह से होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होता है। और उसके बाद ये क्या करता है, फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, क्लियर। अब इसमें इसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब सारी प्रोसेस होती है। और उसके बाद इसका इजेशन हो जाता है, मतलब ये उस फूड पार्टिकल का जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको अपने सेल से बाहर रिमूव कर देता है, क्लियर। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. तो such process is known as endocytosis. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, why endocytosis is found in animals not in plant cell। तो इसका रीजन यही है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं दे पोसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इन प्लांट सेल उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होती है दैट इज नोन एज सेल वॉल। दैट इज व्हाई द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स, मेनली यूनिसेलुलर एनिमल्स हैव द प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। ये आपका है अमीबा, ठीक है। तो इसमें आप ये पिक्चर भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी में पिक्चर नहीं दे रखी है। तो आपके दो इंडेक्स क्वेश्चन आते हैं, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो अब आप बता सकते हैं ये कौन सी प्रोसेस से होती हैं। जैसे गैसेस में तो ये ऑस्मोसिस से होता है, डिफ्यूजन से होता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कौन सी प्रोसेस लगती है, ऑस्मोसिस की लगती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप अब इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही मूवमेंट, इन एंड आउट मूवमेंट उसका कराती है, दैट इज व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम सेल वॉल से स्टार्ट करेंगे। बाय।